हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं सेट प्रैक्टिस के रूप में, जो कि सेट प्रैक्टिस साइंस से संबंधित जितने भी रेलवे के द्वारा पूछा गया, पिछले 10 सालों में जितने भी रेलवे के द्वारा पूछा गया वो सारे सवाल सेट प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 100 टॉप MCQ सवाल लेके आया हूँ, बहुत सारे यहाँ से कंटेंट मिलेगी और अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि स्थिर रखना है और स्थिर पानी ही पत्थर काटती है, बस यही याद रखना है। और क्योंकि समय बहुत कम है, 1.5 से 2 महीना मात्र बचे हुए हैं, NTPC और RPF की एग्जाम होने वाली है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मॉक टेस्ट साइंस से संबंधित सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है आपका क्षय रोग, आंत्रशोथ, कैंसर या एड्स। तो कौन सा है HIV द्वारा होने वाला रोग? तो याद रखना एड्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एड्स जो होती है HIV के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा सवाल। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है? ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या भूस्मी ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा जो है आपका वैकल्पिक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है? तो याद रखना है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सोलर एनर्जी यानी सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है, दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में माना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित कौन सा करता है? ऑप्शन है आपका अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या सभी। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ उत्सर्जित करता है वो सभी करता है, अल्फा बीटा गामा सभी किरणों को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम स्थिर बना के रखिएगा, एकदम बेसिक नॉलेज NCERT बेस्ड 9, 10, 11, 12 के साथ सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ से कंटेंट आपको मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे कंटेंट और सेट प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारे वहाँ से सवाल आपको MCQ के रूप में मिलेगी। चलिए चौथा नंबर सवाल। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? जल की अस्थायी कठोरता, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट, मतलब कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, या कैल्शियम पोटेशियम के क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जल की अस्थायी कठोरता का सबसे प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। NCERT बेस्ड एकदम टॉप MCQ सवाल में से ये आते हैं। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? ऑप्शन है आपका तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम या चांदी। क्या है? तो यह रखना है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम जो होती है सबसे भारी धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं छठा नंबर सवाल। हास्य गैस कौन सा है? मतलब जो हम लोग गैस कौन सी है जिससे मतलब सूंघने से हंसी आने लगती है? ठीक है, ऑप्शन है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत ही उम्दा सवाल है ये, बहुत बेसिक सवाल है, एकदम नॉलेजेबल सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। अगला सवाल 7 नंबर। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मर जाते हैं, इसकी पहचान क्या होती है? मतलब सबसे ज्यादा कौन सी रोग जो है 5 लाख भारतीय मर जाते हैं? ऑप्शन है आपका एन्सेफेलाइटिस, एड्स, कैंसर या क्षय रोग। सोचिए क्या होगी? तो यह रखना है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय जो है TB यानी क्षय रोग के कारण मर जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्षय रोग यानी TB। ठीक है, जीवाणुओं के कारण होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8वां नंबर सवाल। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हमें क्या मिलती है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। कौन सी सेक्टर है बकरी और भेड़ के मांस? तो यह रखना है प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं कौन से? जो खनिज से संबंधित, कृषि से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, जो जमीन से हमारे निकल रहा हो,
वो सारे जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। दूसरा जो है द्वितीयक उपभोक्ता किसको बोलते हैं, तो याद रखना द्वितीय उपभोक्ता यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता को उपभोग कर रहा हो। जैसे कृषि में क्या निकल रहा है, घास फूस निकल रहा है, चावल निकल रहा है या कोई सब्जी निकल रहा है, तो उसको कौन खा रहा है, भेड़ बकरी खा रहा है। तो भेड़ बकरी का जो मांस हो गया वो हमारा द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो याद रखना भेड़ बकरी का मांस हमारा द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9वां नंबर सवाल है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, याद रखना, एकदम ध्यान से सुनिएगा। डॉल्फिन जो है किस वर्ग में आता है, मत्स्य या उभयचर या सरीसृप या स्तनी, सोचिए क्या होगी। तो याद रखना डॉल्फिन एक स्तनपायी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्तनपायी। अगला सवाल 10वां नंबर, अपमार्जक क्या है। अपमार्जक क्या है, ऑप्शन है आपका साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है या शोधन अभिकर्ता है। सोचिए क्या होगी, अपमार्जक कौन सी है। तो याद रखना अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शोधन अभिकर्ता एक अपमार्जक होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, ऑप्शन है आपका जुरासिक युग के शुरू पुरातन पक्षी है या जुरासिक काल का सरीसृप या ट्रायसिक काल का सरीसृप या ट्रायसिक या जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप, क्या होगी। तो याद रखना आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का पुरातन पक्षी है, एक पक्षी माना गया है जुरासिक युग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। बहुत बड़ा सवाल है, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो हो कौन सा है। ऑप्शन है आपका फूल है, पत्ती है, तना है और जड़ है, कौन सा है। तो याद रखना जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प यानी फूल यानी फ्लावर जो होती है पौधे की सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि जनन क्रिया वही पुष्प में ही होती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। ये भी शानदार सवाल, बेसिक सवाल। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है ऑप्शन के आधार पर किस में पाया जाता है, चना में, मटर में, सोयाबीन में या अरहर में। तो याद रखना सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन पाई जाती है वह सोयाबीन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। यह भी शानदार सवाल है। ऑप्शन आपका यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या परनान, कौन सी है सबसे लंबी जीवित वृक्ष यानी पेड़। तो याद रखना सबसे लंबी वृक्ष यानी पेड़ जो होती है वह सिकोया होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिकोया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। तो कौन सा जो है कितने वर्ष पूर्व यह जो हुआ था इस युग में। ऑप्शन है आपका 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख पूर्व या 20 लाख या 2 करोड़ होगा। ठीक है, इससे पूर्व। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 लाख वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल, सर्वदाता वर्ग के रक्त ग्रुप कौन सा है। बहुत बड़ा सवाल है, मतलब एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको डोनेट कर सकता है। ऑप्शन है आपका ए ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप या बी ग्रुप, कौन सा है। तो ये तो सबको पता होगा, बेसिक है ओ माइनस। ओ नेगेटिव जो है जिसके पास जो है रक्त ब्लड ग्रुप है वह सबको दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं एस्पिरिन क्या है। ऑप्शन आपका प्रतिजैविकी है, एंटीपायरेटिक है, शामक है या इनमें से कोई नहीं। एस्पिरिन क्या है, तो याद रखना एस्पिरिन जो है एक एंटीपायरेटिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एंटीपायरेटिक एक एस्पिरिन होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय कैसे होती है। ऑप्शन आपका जस्ता के आधार पर, सल्फ्यूरिक अम्ल के, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होती है। ये भी शानदार सवाल है, ये जो है रेलवे का फेवरेट सवाल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य शुष्क सेल में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल विद्यमान होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। अब सवाल है डायनेमो क्या करता है। तो याद रखना डायनेमो जो है क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये एकदम रट लेना है। डायनेमो और विद्युत मोटर क्या करती है ये याद रखना, ठीक है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, मतलब वहां से हमें एनर्जी मिलने लगती है। लेकिन मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। सॉरी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदल देता है। ये मोटर वाला सही हो जाएगा, सी नंबर। और यहाँ आपका 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला सवाल, आकाश का रंग नीला लगता है क्योंकि। ये भी शानदार सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। तो याद रखना आकाश का रंग नीला होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होती है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होना आकाश का नीले रंग होने का प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। 1 माइक्रोन किसके बराबर होती है। ऑप्शन है आपका 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। कौन सी होगी 1 माइक्रोन के बराबर। तो याद रखना ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1/1000, ठीक है। 1/1000 मिलीमीटर जो होती है 1 माइक्रोन के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। अति चालकता का क्या लक्षण है। ये भी सवाल अच्छा है। ऑप्शन है आपका उच्च पारगम्य है, निम्न पारगम्य है, शून्य पारगम्य है या अनंत पारगम्य। अति चालकता का क्या लक्षण है। तो यह रखना अति चालकता यानी उच्च पारगम्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अति चालकता मतलब उच्च पारगम्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। सवाल है कि वर्ष दीर्घतम कौन सा होती है, मतलब सबसे ज्यादा लंबी जो है वर्ष किसकी होती है। ऑप्शन है आपका प्लूटो का, गुरु का या नेपट्यून का या पृथ्वी का। कौन सी होती है। तो ऑप्शन के आधार पर प्लूटो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्लूटो को 2006 के आधार पर हटा दिया गया, लेकिन ऑप्शन के आधार पर प्लूटो सबसे दूर में है सूर्य से, तो सबसे लंबी दूरी तय करना पड़ता है एक चक्कर पूरा करने में, मतलब सबसे लंबा ज्यादा समय लगेगा 1 साल पूरा करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है। ये भी शानदार सवाल, एकदम बेसिक नॉलेज, बहुत शानदार सवाल। वर्षा की जो बूंद होती है, यह जो बूंद होती है वर्षा की, यह क्या कारण है। ऑप्शन आपका द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, गुरुत्व या वायुमंडलीय दाब। किसके कारण होती है। तो यह रखना वर्षा का कारण जो है जो गोलाकार होती है बूंद वह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर अगर रखे हैं तो क्या होगा। आप कमरे के कुछ डिग्री ठंडा कर देंगे, नहीं, उतना तो पावर नहीं है। दूसरा, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा रख सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर देंगे, ये भी गलत है। आप कमरे को ना तो गर्म कर सकते और ना ही ठंडा कर सकते हैं, ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आपका रेफ्रिजरेटर खुला है तो आपका कमरे थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। शानदार सवाल। ऑप्शन आपका चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइल या हेमेटाइल। कौन सी है। तो याद रखना खनिज से जो रेडियम पदार्थ प्राप्त होती है वह पिच ब्लेंड से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिच ब्लेंड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करती है। नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर या दोनों पर। तो याद रखना नाभिकीय संलयन जो है ना, यह सूरज जो है, सूर्य की रोशनी हमें मिल रही है वह नाभिकीय संलयन के आधार पर मिल रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत। दूसरा, नाभिकीय विखंडन मतलब टूटकर बहुत अपार शक्ति में पैदा हो जाना विखंडन कहलाता है। तो परमाणु बम का भी तो यही प्रक्रिया है ना, वही तो मतलब फीचर है कि टूटकर अपार प्रक्रिया में ऊर्जा मतलब विमुक्त कर देती है। तो परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, ये सारे जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और संलयन सूरज पर।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन है आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। कौन सी है, तो यार 2H2O, ठीक है। 2 गुना जो पानी उसमें अगर डाल दिया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। नींबू खट्टा किस कारण से होती है? ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण या साइट्रिक अम्ल के कारण। तो याद रखना नींबू का खट्टा होना साइट्रिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। वायु एक क्या है? ये एकदम बेसिक नॉलेज, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट है, क्या है? तो याद रखना है वायु एक मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वायु एक मिश्रण होती है। अगला हम लोग आते हैं पहला सवाल, फिर हम लोग आते हैं विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपका जल में अधिक विलय होती है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होती है। हाँ ये तो सही लग रहा है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होती है। अगला ऑक्सीकरण इसमें भी होती है, सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया में से क्लोरीन निष्कासित होती है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, जल में अधिक विलय, ये गलत हो जाएगा, जल में विलय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल। पारद धातु का किसका मिश्र धातु है? तो याद रखना पारद धातु जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीकरण अधिक मात्रा में मिलती है, ये गलत हो जाएगा। उनके शारीरिक ताप बढ़ जाती है, ये भी गलत है। उन्हें सांस नहीं ले पाती, अच्छा ये तो सही लग रहा है, सांस तो नहीं ले पाती, तो यहीं पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, नर्तन से या स्पर्श से? कौन सी दृष्टि से अपना जो है मधुमक्खी अपना कॉलोनी पहचान लेती है, बताइए। तो यह रखना है जो नर्तन के आधार पर, मधुमक्खी नर्तन के आधार पर जो है अपनी कॉलोनी की सदस्यता को पहचान लेती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा गंध में भी कहीं कहीं गंध में भी हम लोग देखे हैं, गंध से भी पहचान लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी दोनों राइट आंसर हो सकता है। अगर आप, चलिए ये सवाल छोड़ देते हैं, ये सवाल अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आता है 5 नंबर सवाल। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतों को 2 बार विकसित किया जाए, मतलब 2 बार विकसित होता है, कितने दांत? ऑप्शन आपका 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत, 18 दांत। तो याद रखना 20 दांत, ठीक है। 20 दांत जो होते हैं वह दूध के दांत कहे जाते हैं, वो एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं, फिर वहीं से नया दांत शुरुआत होती है, ठीक है। तो 20 दांत जो है जीवन में 2 बार उठती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6ठा नंबर सवाल। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? ऑप्शन आपका 8, 30, 32, 34। तो याद रखना है मनुष्य की खोपड़ी में 8 जो हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 8 हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 7वां नंबर सवाल। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? जावा मनुष्य, क्रोमैग्नॉन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य या पैकिंग मनुष्य? कौन सी है? तो यह रखना क्रोमैग्नॉन मनुष्य आधुनिक मनुष्य का हाल के पूर्वज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है कहाँ से? बीजों से, तना काट से या इनमें से, इन दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो यह रखना है बीजों से भी मिलती है और तना के काट से भी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल 9 नंबर सवाल। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? 80% से भी अधिक मतलब सेल में पाया जाने वाला अगर पदार्थ है वह कौन सी है? प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है या जल है? सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है सेल में यानी कोशिका में? तो याद रखना है कोशिका जो है 80% जल से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जल से बनी होती है सबसे ज्यादा कोशिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंसुलिन प्राप्त होती है। इंसुलिन ऐसे तो अग्नाशय से प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पादप के द्वारा पूछा गया, तो यहाँ पर कौन सी राइट आंसर हो जाएगी? ऑप्शन है आपका अदरक की प्रकंद के द्वारा, डहलियों की जड़ों के द्वारा, बालसम के पुष्प के द्वारा या आलू के कंद के द्वारा? सोचिए। तो याद रखना है
डहलिया के जड़ों से जो है इंसुलिन प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11th नंबर सवाल। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन की संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षार के संश्लेषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो यह रखना हरगोविंद खुराना का आविष्कार जीन की संश्लेषण के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना के द्वारा जीन के संश्लेषण की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12th नंबर सवाल। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल है, रेफिलेशिया है, सबसे बड़ा कैक्टस है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सवाल तो सबको पता होगा, रेफिलेशिया सबसे बड़ी फूल है, दुनिया की सबसे बड़ी फूल रेफिलेशिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? केला से, गन्ना से, आम से, या कपास से? तो याद रखना तना काट आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन से प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना के प्रवर्धन से प्रयोग होते हैं। अगला सवाल 14th नंबर सवाल, मटर का पौधा क्या है? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह रखना मटर का पौधा शाख है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शाख है। अगला सवाल 15th नंबर सवाल, विकास का मुख्य कारक क्या है? पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जनन, या प्राकृतिक वरण। कौन सी है विकास का मुख्य कारक? तो यह रखना उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो है विकास का मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 16th नंबर सवाल, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ऑप्शन आपका खोखली होती है, सांद्री होती है, ठोस होती है, या कीलक होती है? तो मनुष्य की जो हड्डी है वह अंदर से खोखली होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, खोखली होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17th नंबर सवाल, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आपका हवा में चांदी के बर्तन को काला हो जाना, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का गलना रहता या पिघलना रहता तब भौतिक परिवर्तन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ जलना है मतलब जग के खाक होके खत्म हो जा रही है, तो वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये भी नहीं है। पानी से चीनी का घुलना, अच्छा चीनी को पानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है, तो ये हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चीनी का पानी से अलग घुलना। अगला सवाल 18th नंबर सवाल, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजर जाती है ऊपर से किस में? और एल्युमिनियम के ऊपर से, तांबे के ऊपर से, कार्बन से, या लोहे से, किस में? तो याद रखना है एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम के ऊपर से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप निकल जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल और बेसिक सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल, स्टेनलेस का मिश्र धातु कौन सा है? लोहा तांबा, लोहा जस्ता, लोहा क्रोमियम, या लोहा ग्रेफाइट, कौन सा है? बहुत बड़ा सवाल यह। तो याद रखना लोहा और क्रोमियम को मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनती है, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोहे और क्रोमियम को मिलाने के बाद स्टेनलेस स्टील का निर्माण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध था? कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध था? ये तो एकदम बेसिक सवाल है। वही तो बताया था कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यही बताए थे कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, ना कि पृथ्वी को, ठीक है। मतलब मेन पॉइंट में कौन है? सूरज, यही बताए थे। और पृथ्वी हो या जितने भी प्लेनेट है सारे जो है इसी के चक्कर लगा रहे हैं, वह कॉपरनिकस ने ही बताया था, ठीक है, तो बहुत बड़ा खोज किया था। अगला सवाल 21 नंबर सवाल, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन करता है। ऑप्शन है विलयन प्रक्रिया द्वारा, सौर सेलों की सहायता से, उसके द्वारा उपयोग की गई फिनाइल सामग्री को जलाने से, या कठोर जल की शोधन के रूप में प्रयोग करने से। क्या होगी? तो यह रखना शीघ्रोत्पादी रिएक्टर जो बिजली पैदा करने वाले नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली पैदा करती है, किस आधार पर? याद रखना है इसके एक इस्पाती के की गई फिनाइल सामग्री को जलाने और पुनः उपयोग करने के द्वारा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के कौन से जनक, मतलब कौन इसके जनक है परमाणु ऊर्जा के? ऑप्शन है आपका एस ए बोस, जे एच भाभा, एस चंद्रशेखर, या भटनागर। ये तो बहुत बड़ा नाम है भारतीय के रूप में, तो यह आना है जे एच भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? एस भटनागर को, साराभाई को, काशिकी और रमन को। ये भी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है भारतीय क्षेत्र के रूप में, तो यह रखना है वी साराभाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान और विकास के लिए साराभाई को जाना जाता है। अगला सवाल 24 नंबर सवाल, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन की परमाणु संरचना की व्याख्या के लिए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, या न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने के लिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए नाम से जाने जाते हैं? तो यह ना प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर सवाल, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या? ऑप्शन नंबर ए, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे में रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है तो पाश्चुरीकरण बन जाती है, या दूध को कुछ देर तक गर्म किया जाता है और उस निश्चित समय तक अचानक उसे ठंडा कर दिया जाता है, उसके बाद पाश्चुरीकरण बनती है। कौन सी प्रक्रिया सही हो जाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। 25 का राइट आंसर सोचिए क्या होगी। तो यह रखना है दूध को गर्म कर देना बहुत देर तक और अचानक उसे ठंडा कर देने के बाद पाश्चुरीकरण की क्रिया हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, बेसिक सवाल है। 26 नंबर सवाल, एम्फीबिया क्या बताता है? बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में ही रहने सकने वाले पशुओं को, या केवल स्थल में रहने वाले पशुओं को, या जल स्थल दोनों में रहने वाले पशुओं को, किसको एम्फीबिया बोला जाता है? तो यह रखना है एम्फीबिया यानी उभयचर, स्थल और जल दोनों में रहने वाले पशुओं को एम्फीबिया के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा होने वाली एक बीमारी, यही गलत लग रहा है। दूसरा है यह मच्छरों द्वारा फैलता है, ये सही है। यह दलदली क्षेत्र में अधिकतम होती है, ये भी सही है। इलाज के लिए क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? बहुत बड़ा सवाल है। ऑप्शन आपका कोलंबिया, सर्वेयर, पाथफाइंडर या प्रोस्पेक्टर। तो यार ना कोलंबिया बहुत ये नामी चीज है, नामी शटल है। कोलंबिया जो है 20 नवंबर 1997 को छोड़ा गया था, जो कि अमेरिकी नासा के द्वारा छोड़ा गया था। अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल, गामा किरणें क्या है? ऑप्शन है आपका उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे, दूसरा उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। क्या होते हैं गामा किरणें? तो यह ना उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं गामा किरणें। उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं गामा किरणें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नाभिकीय ऊर्जा क्या परिवर्तन करता है? ये भी शानदार सवाल, एकदम बेसिक, बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना, नाभिकीय ऊर्जा जो है वह यूरेनियम को अल्फा कणों से परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 5वां नंबर सवाल, जिन धातुओं को पीट कर पत्थर के रूप में बना दिया जाता है, यानी पीट कर चादर बना दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका लचीला, सुनम्य या तन्य या भुरभुरी। ठीक है, तो उसे कहा जाता है अधार्त वर्धनीयता। ठीक है, अधार्त वर्धनीयता कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अधार्त वर्धनीयता याद रखना, पीट कर चादर बनाना अधार्त वर्धनीयता कहलाता है, और पीट कर अगर तार बनाया जाता है तो उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? अणु का, मिश्रण का, यौगिक का या तत्व का? और विभाजन नहीं किया जा सकती, किसका? तो यह ना अणु का और विभाजन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है? मतलब सूर्य के सबसे सामने जो है वही आपका सबसे कम समय लेता होगा। तो सबसे सामने जो है बुध है, उसके बाद शुक्र है, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी है। यानी ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक उत्प्रेरक कौन होता है? उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा नहीं सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, या रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। कौन सी होती है जो उत्प्रेरक का एक लक्षण है?
तो याद रखना, एक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया को दर को घटा या बढ़ा दे उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 9वां नंबर सवाल, पित्त का उत्सर्जन होता है कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, तिल्ली के द्वारा या उदर के द्वारा। ये भी शानदार सवाल। तो यह रखना, पित्त का जो उत्सर्जन होती है वह यकृत के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 10 नंबर सवाल, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है। ऑप्शन आपका प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होते हुए, प्रकाश के द्वारा प्रारंभ करते हुए, प्रकाश के उत्सर्जन से सहित होते हुए, या प्रकाश ऊर्जा का तो 10 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर, कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि, तो याद रखना एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि इसका आयोडीन जो क्षमता है वह निम्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर, एक त्रिआधात्रीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका लघु समतुल्य भाग कितना होगा, तो याद रखना है 58.66 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तांबे का मिश्र धातु किसका है, तो याद रखना तांबे का मिश्र धातु पीतल होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर सवाल, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी धातु होती है, तो याद रखना चांदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक या वसा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, वसा। ठीक है, फेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होते हैं, कॉपर जिंक, कॉपर आयरन और जिंक, कॉपर जिंक और निकल, कॉपर और SnPb, क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यह रखना है जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर नहीं पाया जाता है। 18 नंबर सवाल, सीसा संचालकों में प्रयुक्त अम्ल कौन सी होती है, तो यह रखना है हाइड्रोजन सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल, होमोग्लोबिन, विटामिन सी या विटामिन B12, किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो यह रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 जो होती है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर सवाल, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, अगर यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, और धातु पूछा जाए तो एल्यूमिनियम यहाँ राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, हाइमन को, अरस्तु को, लेमार्क को या लियानस को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अरस्तु को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन से होते हैं, सबसे विशाल मतलब सबसे बड़े स्तनपायी कौन सा है, तो यह रखना है ऊंट सबसे विशाल स्तनपायी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुद्र कदम निश्चित करता है, क्या निश्चित करता है, तो यह रखना बृहत्तम प्रतिक्रिया बल देती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 24 नंबर सवाल, यदि पृथ्वी परिक्रमण करना बंद कर दे तो इसकी सतह पर क्या आभासी मान हो जाएगा, सभी स्थानों का मान बढ़ जाएगा, सभी स्थानों को घटेगा, सभी स्थान एक ही रहेगा, या कुछ स्थान बढ़ेगा कुछ स्थान घटेगा, क्या हो जाएगा, तो यह रखना सभी स्थानों का मान एक जैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 25 नंबर सवाल, द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक क्या रहेगा, क्या ब्लॉक ही रहेगा, ऑप्शन है आपका ऊर्ध्वाधर संतुलन में, क्षैतिज संतुलन में, अरीय संतुलन में, या इनमें से कोई नहीं, तो यह रखना इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 26 नंबर सवाल, किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है, तो मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान की केंद्र से दूरी क्या होगी, तो याद रखना है
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं सब 27 नंबर सवाल। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित होते हैं? हाइड्रोजन आबंध, सह संयोजक आबंध, आयनिक आबंध या धात्विक आबंध? तो यह में सह संयोजक आबंध होती है हाइड्रोजन अणु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनते हैं? चूना पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से या बुझा हुआ चूना से? तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन गैस, इथिलीन, एसिटिलीन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन पाए जाते हैं गोबर गैस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 30 नंबर सवाल, आज के इस महामैराथन क्लास का अंतिम सवाल। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए N2O जो है हास्य गैस कहा जाता है, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी मेहनत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू अगैन।